तो दोस्तों, आज के इस भाग दौड़ भरी दुनिया में आपका स्वागत है। एक ऐसी दुनिया जहां हम में से ज्यादातर लोग बर्नआउट का शिकार हैं और हर वक्त दिमागी रूप से थके हुए महसूस करते हैं। लेकिन क्या इस रैट रेस से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? सच्ची शांति आखिर कैसे पाई जाए? आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आएंगे और दार्शनिक ओशो की विचारधारा को डीकोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे कोई भी इंसान अपने दिमाग को उस रैट रेस से डीप्रोग्राम कर सकता है जिसने हम सभी को बुरी तरह जकड़ रखा है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। ओशो का ये एंटी बिलीफ सिस्टम वाकई बहुत अनोखा है। उनका साफ मानना था कि किसी भी चीज पर अंधे विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका तो ये भी कहना था कि वो विश्वास करने के इस पूरे कॉन्सेप्ट पर ही विश्वास नहीं करते। सोचिए जरा, उनका मुख्य लक्ष्य लोगों के दिमाग में कोई नई विचारधारा डालना नहीं था, बल्कि उन्हें वापस उसी मासूमियत और शून्यता की स्थिति में लाना था जिसके साथ हम पैदा होते हैं। इसे आप एक तरह की डी प्रोग्रामिंग या मेंटल क्लीनअप कह सकते हैं, जो इंसान को किसी भी तरह के वैचारिक बोझ से एकदम आज़ाद कर देती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये ईगो या अहंकार असल में किस बला का नाम है? देखिए, समाज बचपन से ही हमें ये महसूस कराता है कि हम अपने आप में काफ़ी नहीं हैं, हमें दुनिया को कुछ न कुछ साबित करना ही होगा। इस लगातार महसूस कराए जाने वाले खालीपन और अंदर की हीन भावना को छिपाने के लिए हम जो मुखौटा पहन लेते हैं ना, बस उसी को ईगो कहते हैं। कमाल की बात तो ये है कि जानवरों या पक्षियों की दुनिया में ये ईगो कहीं नहीं पाया जाता। ये पूरी तरह से हम इंसानों की बनाई हुई एक उलझन है, जिसे आज के इस मॉडर्न दुनिया में अक्सर एम्बिशन या महत्वाकांक्षा का नाम देकर सही ठहराने की कोशिश की जाती है। इस बात को एक बहुत ही शानदार पुरानी कहानी के जरिए समझते हैं। एक बार एक साधु ने अपनी जादुई शक्तियों से एक छोटे से चूहे को बचाने के लिए उसे बिल्ली बना दिया, फिर उस बिल्ली को बचाने के लिए कुत्ता बनाया, फिर एक तेज चीता और अंत में उसे खूंखार शेर बना दिया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो खूंखार शेर खुद उसी साधु को खाने के लिए दौड़ पड़ता है। ये कहानी बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाती है कि अपने ईगो को पालना और उसे बड़ा करते जाना एक कभी ना खत्म होने वाली रैट रेस है। एक बार जब ये ईगो बहुत बड़ा हो जाता है तो ये हमारे लिए ही एक खतरनाक और भारी बोझ बन जाता है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि बहुत सारा पैसा आ जाए और बड़ी सक्सेस मिल जाए तो सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। लेकिन दुनिया के सबसे अमीर लोगों की जिंदगी को करीब से देखने पर सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। एलॉन मस्क जैसे हाई प्रोफाइल व्यक्ति का उदाहरण ही ले लीजिए, जिन्होंने खुद पब्लिकली अपने भारी तनाव और अकेलेपन का जिक्र किया है। इससे एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि फाइनेंशियल सक्सेस के बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाना भी इंसान को अंदर की चिंताओं और ईगो के इस भारी बोझ से मुक्ति नहीं दिला सकता। पैसा ईगो का इलाज तो बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ पैसा ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर भी ईगो को संतुष्ट नहीं कर सकती। अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा का उदाहरण सामने आता है। रिपोर्ट की माने तो डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की इच्छा जाहिर की है ताकि वो बराक ओबामा की बराबरी कर सकें। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पदों में से एक पर रहने के बावजूद ये स्थिति ओशो के उस विचार को पूरी तरह से सच साबित करती है कि तुलना ही ईगो का सबसे बड़ा दरवाजा है। जब तक आप दूसरों से अपनी तुलना कर रहे हैं, आपका ईगो कभी शांत नहीं हो सकता। हिस्ट्री के सबसे बड़े विश्व विजेताओं में से एक नेपोलियन का उदाहरण भी हमें यही सिखाता है। असल में नेपोलियन की हाइट उस समय के औसत से ज्यादा थी, लगभग 5 फुट 6 इंच। लेकिन जब एक ब्रिटिश कार्टूनिस्ट जेम्स गिलरे ने उन्हें एक छोटे और गुस्सैल व्यक्ति के रूप में दिखाया तो नेपोलियन का ईगो बहुत बुरी तरह हर्ट हुआ। उन्होंने बकायदा राजनीतिक स्तर पर उन कार्टून्स को रुकवाने की पूरी कोशिश की। ये ऐतिहासिक वाकया बड़ी खूबी से दिखाता है कि ईगो हमेशा उन चीजों पर अटक जाता है जिसे वो अपनी कमी मान बैठता है, फिर चाहे सच्चाई उसके बिल्कुल उलट ही क्यों ना हो। समाज जिस तरह से हमारी तारीफ करता है या सफलता की जो छोटी छोटी खुशियां हमें मिलती हैं, वो सब एक गहरे घाव पर फूल रखने जैसी हैं। फूल रखने से घाव बढ़ता नहीं है, बस कुछ समय के लिए छिप जाता है। असली शांति और सुकून तो तब मिलता है जब कोई इस बात को पूरी तरह से अपना ले कि वो असल में शून्य है। ये बौद्ध दर्शन का तरीका है, अपने ईगो को सिर्फ दूर से देखना, उसके प्रति जागरूक होना और अपने शून्य यानी नथिंगनेस को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना, ताकि उस घाव को हमेशा के लिए जड़ से मिटाया जा सके। तो यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है, इस पूरी फिलॉसफी को असल जिंदगी से कैसे जोड़ा जाए? क्या सच में कोई व्यक्ति अपना ईगो और महत्वाकांक्षा पूरी तरह से छोड़कर इस मॉडर्न कॉर्पोरेट दुनिया में सरवाइव कर सकता है?
क्या शून्यता को अपनाकर रोजमर्रा की जिंदगी के खर्चे और घर के बिल भरे जा सकते हैं? ये एक बहुत ही वैलिड डाउट है और इसका जवाब ढूंढना हमारी आज की इस चर्चा के लिए बेहद जरूरी है। चलिए देखते हैं कि रियल लाइफ में ये सब कैसे काम करता है। ये विजेता दहिया नाम के एक रिसर्चर का जीवन सफर है। पहले 4 साल की इंजीनियरिंग, फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी, उसके बाद विदेश मंत्रालय में 3 साल तक एक बहुत ही सेफ सरकारी नौकरी और फिर मीडिया फील्ड में भी काम किया। लेकिन उन्होंने लगातार इन सभी सुरक्षित और समाज की नज़र में सक्सेसफुल मानी जाने वाली जॉब्स को छोड़ दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके दिल और दिमाग का उन कामों के साथ कोई अलाइनमेंट या तालमेल बैठ ही नहीं पा रहा था। और जब कोई समाज की उस अंतहीन रैट रेस से बाहर निकल आता है तो रिजल्ट्स कुछ ऐसे होते हैं। बिना किसी ईगो या स्ट्रेस वाली एम्बिशन के विजेता दहिया ने क्रिएटिविटी की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने क्वोरा टॉप राइटर का अवार्ड जीता, फिल्में डायरेक्ट की, एक्टिंग की, अपने खुद की एक हिट वेब सीरीज बनाई और एक बड़ी ई बुक भी पब्लिश की। ये साफ तौर पे साबित करता है कि जब इंसान ईगो की सीढ़ी से उतर जाता है तो वो एक नदी की तरह बिल्कुल स्वाभाविक रूप से सफलता और क्रिएटिविटी की तरफ बहने लगता है। अपने इसी पूरे अनुभव को समेटते हुए उन्होंने टू हेल विद दैट जॉब नाम की एक किताब लिखी। इस किताब की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किसी भी तरह की टॉक्सिक पॉजिटिविटी या खोखली मोटिवेशन से मीलों दूर है। इसके बजाय ये उन लोगों के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है जो भारी ईएमआई, पीयर प्रेशर और जिंदगी में दूसरों से पीछे छूट जाने के डर में बुरी तरह फंसे हुए हैं। ये किताब उसी डीप्रोग्रामिंग का एक प्रैक्टिकल रूप पेश करती है जिसका जिक्र हमने शुरुआत में ओशो की फिलॉसफी में किया था। मशीनी एफिशिएंसी और इंसान की अवेयरनेस में जमीन आसमान का अंतर है। इंसान की जागरूकता जहां खुशी और क्रिएटिविटी लाती है, वहीं मशीनी एफिशिएंसी सिर्फ पैसा और इंसान का अपनी ही पहचान से अलगाव लाती है। ओशो ने बहुत पहले ही ये चेतावनी दी थी कि समाज को इंसानों की आत्म जागरूकता नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें तो बस मशीनी एफिशिएंसी चाहिए। आज की कॉर्पोरेट दुनिया और यहाँ तक कि फैक्ट्री की तरह एक के बाद एक बनने वाले टेलीविजन सीरीज में भी यही सच्चाई झलकती है, जहाँ इंसानों को बस एक मशीन की तरह लगातार काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। और इसके लक्षण आज हम अपने चारों तरफ बहुत ही साफ रूप से देख सकते हैं। बिना सोचे समझे घंटों तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, हमारी अटेंशन को हैक करने वाले चालाक एल्गोरिदम, पलक झपकते ही हो जाने वाली 1 क्लिक ऑनलाइन शॉपिंग और कुछ एलीट लोगों के लालच से तेजी से बढ़ता हुआ क्लाइमेट चेंज। ये सब एक ऐसे समाज की निशानियां हैं जो हाईली एफिशिएंट तो है, लेकिन अंदर से पूरी तरह मशीनी बन चुका है। इसी सेल्फ अवेयरनेस की कमी की वजह से आज का इंसान उपभोग और जलन के एक ऐसे लूप में फंसा है जो कभी खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, इन सभी बातों को समझने के बाद आज हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा है। क्या हम बस एक मशीन के पुर्जे बनकर अपनी पूरी जिंदगी ऐसी ही बिता देंगे, या फिर उस आत्म जागरूकता की खुशी को महसूस करने के लिए फाइनली अपनी नींद से जागेंगे? ईगो और जलन के इस बनावटी जाल को तोड़ना ही अपनी जिंदगी में असली सुकून पाने का एकमात्र तरीका है। अपनी डेली रूटीन पर एक बार गहराई से विचार जरूर कीजिएगा। इसी विचार के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को हम यहीं समाप्त करते हैं।